नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का स्वागत है। कोरोना काल चल रहा है, मास्क लगा के रखा करो जैसे मैंने लगा रखा है। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो वैसे भी उतारना है क्योंकि अभी तो स्टूडियो में आ गया हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं। वरना बाहर जब निकलते हैं उस समय मास्क लगा के निकला करो, जैसे मैं एनी टाइम मास्क लगा के रहता हूँ। और अभी अंदर स्टूडियो में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने मास्क उतार दिया है। तो अब अपन क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने पीछे आवेश के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लिया था, अब उसी क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अभी 11th से 12th क्लास में प्रमोट होके आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए अपनी क्लास चल रही है। अब देखो यहाँ पे अपने पीछे पढ़ा कि आप लोगों के जो आवेश होता है, इस आवेश की खोज हो चुकी थी, थेल्स नामक वैज्ञानिक आया, फिर आप लोगों के पास में विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक आए, उनके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने क्या बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेशों के प्रकार के बारे में बताया। उन्होंने बताया एक आवेश जो होता है वो धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक आवेश। कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश। और दूसरा जो आवेश होता है वो आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक आवेश। देखो यहाँ पे जो आप लोगों के पास में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश है, इनके बारे में सबसे पहले आप लोगों के जो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको प्रदर्शित किया था। सबसे पहली चीज उन्होंने बताई कि जो वस्तु होती है या अपन कोई पिंड लेते हैं तो वस्तु पर एक प्रकार का एक प्रभाव उत्पन्न होता है। जब हम लोग देखते हैं कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं, जैसे सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक तो अंबर लिया और एक ऊन ली, दोनों को आपस में रगड़ा। अंबर और ऊन दोनों को जब आपस में रगड़ा तो उन्होंने देखा कि एक प्रभाव उत्पन्न होता है। ये जो प्रभाव होता है इस प्रभाव को आवेश कहा गया। क्या कहा गया? आवेश। ये जो प्रभाव होता है, ये प्रभाव प्रत्येक वस्तु का, पिंड का एक गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। और जो गुण होता है यह गुण इस वस्तु को अपनी सामान्य अवस्था से अलग प्रदर्शित करता है। वैसे हम आवेश की कोई परिभाषा नहीं दे सकते, स्पेशल कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, लेकिन ये बताया गया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि आवेशों की प्रकृति किस प्रकार से प्रदर्शित की गई। एक प्रयोग किया गया था, उस प्रयोग के आधार पे यहाँ प्रदर्शित हुआ। हम लोग यहाँ पर दो वस्तुएं लेते हैं, एक कांच की छड़ लेंगे और एक एबोनाइट की छड़। देखो यहाँ सबसे पहले हम लोग कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले अपन एक आधार लेंगे और इस आधार को धागे से एक आवेशित कांच की छड़ को बांध के आधार से लटकाया जाता है। ये जो अपन ले रहे हैं ये आवेशित कांच की छड़ है। कैसी छड़ है? आवेशित कांच की छड़। ये जो आवेशित कांच की छड़ है, इस आवेशित कांच की छड़ को सबसे पहले अपन रेशम के कपड़े से घर्षण करवाते हैं और रेशम के कपड़े से घर्षण करवाने से इस पर कैसा आवेश आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। ये जो आप लोगों के पास में कांच की छड़ है ये धन आवेशित हो जाती है। इस छड़ के पास में हम लोग एक दूसरी छड़ लेके आते हैं। यह छड़ भी कांच की छड़ होती है और कैसी होती है? आवेशित होती है। कैसी होती है प्यारे विद्यार्थियों? आवेशित कांच की छड़ होती है। और आवेशित कांच की छड़ को हम लोग जब इसे धागे की सहायता से लटकाई हुई छड़ के पास में लाते हैं तो एक क्रिया अपने को देखने को मिलती है। और वो क्रिया क्या होती है कि इन दोनों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल। ये जो प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, इस प्रतिकर्षण बल से ये स्पष्ट होता है कि इन दोनों आवेशित कांच की छड़ों पर, इन दोनों आवेशित कांच की छड़ों पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो सजातीय प्रकृति का है। कैसा आवेश है? सजातीय आवेश। एक चीज, इन दोनों
प्लेटों पर जो कांच की छड़ है, इन दोनों छड़ों पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो समान प्रकृति का होता है, सजातीय होता है, दोनों पर प्लस प्लस होता है, इसीलिए इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। आप लोगों को पता है कि प्रतिकर्षण बल किन किन के मध्य कार्य करता है? तो सजातीय आवेशों के मध्य या तो दोनों ही आप लोग के प्लस प्लस हो या दोनों ही आप लोग के माइनस माइनस हो, तो इनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। फिर अपन देखा कि एक आगे दूसरा प्रयोग किया गया, उस प्रयोग में हम लोग एक वही आवेशित कांच की छड़ लेंगे, उसको धागे की सहायता से लटकाएंगे और इसे आवेशित कांच की छड़ के पास में हम लोग दूसरी छड़ लेके आएंगे। ये कैसी छड़ है? आवेशित कांच की छड़। कैसी छड़ है ये? आवेशित कांच की छड़। और इस आवेशित कांच की छड़ के पास में हम लोग एक एबोनाइट की छड़ लेकर इस एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और बिल्ली की खाल से रगड़ने के पश्चात जो हमें आवेशित एबोनाइट की छड़ प्राप्त होती है, उस आवेशित एबोनाइट की छड़ को इसके पास में लाते हैं। आवेशित एबोनाइट की छड़, आवेशित एबोनाइट की छड़ जिस पर माइनस आवेश होगा। माइनस आवेश होगा तो जो धागे की सहायता से लटका रखी है आवेशित कांच की छड़, इस आवेशित कांच की छड़ को अपनी ओर आकर्षित करती है ये छड़, और अपनी ओर आकर्षित करती है तो यहाँ एक बल अनुभव होता है, उसे कहा जाता है आकर्षण बल। कैसा बल है ये? आकर्षण बल। अब ये आकर्षण बल प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या स्पष्ट होता है कि कांच की छड़ जो आप लोग के आवेशित छड़ है, कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़, कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होने वाला आवेश विजातीय प्रकृति का होता है, विजातीय प्रकृति का होता है। देखो तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि एक पर पॉजिटिव होगा दूसरे पर नेगेटिव होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इजी है, आपको ध्यान रखना है। यदि कांच की छड़ ली जाती है तो इस पर हमेशा और हमेशा कैसा आवेश आएगा? धन आवेश। यदि एबोनेट की छड़ ली जाती है तो इस पर कैसा आवेश आएगा? ऋण आवेश। ठीक है, अब अपने पास में ये तो स्पष्ट हो गया कि सभी प्रकार की कांच की छड़ों पर धनावेश उत्पन्न होता है। एक चीज तो ये, सभी प्रकार की कांच की छड़ों पर धनावेश उत्पन्न होता है और सभी प्रकार की कांच की छड़ों पर आवेशित करने पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो समान प्रकृति का होगा। चलो अपन देखते हैं कि एबोनेट की छड़ और कांच की छड़ दोनों में विपरीत प्रकृति का होगा, विजातीय प्रकृति का होगा। कांच की छड़ पर धनावेश, एबोनेट की छड़ पर ऋणावेश। ऐसा ही एक प्रयोग आप लोग और कर सकते हो, आप लोग स्वयं करेंगे। हम लोग जिस प्रकार से यहाँ कांच की छड़ को धागे की सहायता से आधार से लटकाते हैं, वैसे आप लोग आवेशित एबोनेट की छड़ लेंगे, उसको धागे की सहायता से आधार से लटकाते हैं और दूसरी आवेशित एबोनेट की छड़ उसके पास लाते हैं, तो वही प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि सभी प्रकार की आवेशित एबोनेट की छड़ों पर सजातीय आवेश उत्पन्न होता है। और सजातीय आवेश होने का मतलब दोनों छड़ों पर समान प्रकृति का आवेश होगा, दोनों छड़ों पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये प्रयोग हो गया जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रदर्शित किया था, और उन्होंने बताया था कि ये आप लोगों के पास में जो आवेश होता है, ये आवेश दो प्रकृति का होता है। इसकी दो प्रकृति होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। जब हम लोग यहाँ इन दोनों आवेशों को, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अपने देखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जब दोनों को एक जगह जोड़ते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। जब हम लोग इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो ये
जो अपनी वस्तु होती है उस वस्तु के उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि जो उदासीन वस्तु होती है, उदासीन वस्तु होने का मतलब उसका धनावेश और ऋणावेश दोनों की संख्याओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। और जिनकी संख्याओं का अनुपात समान होता है हम लोग उस वस्तु को उदासीन वस्तु कहते हैं। और जो उदासीन वस्तु होती है उस उदासीन वस्तु में धनावेश भी पाया जाता है और ऋणावेश भी पाया जाता है। धनावेश और ऋणावेश दोनों जो पाए जाते हैं उनकी यदि संख्या समान हो, संख्यात्मक अनुपात यदि समान हो तो वह उदासीन वस्तु कहलाती है। ठीक है, चलो अपन आगे देखते हैं कि अपना प्रयोग कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि अपन कोई भी वस्तु लें, उस वस्तु के आवेशित होने की क्रिया। देखो, किसी भी वस्तु को अपन आवेशित करते हैं, किसी वस्तु, अब ये वस्तु कैसी है, अनावेशित है। कैसी है ये, अनावेशित वस्तु, या बोल सकते हैं उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु को आवेशित करने की क्रिया, इसको आवेशित करने की जो क्रिया होती है, करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, आवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवेशन कहा जाता है। अब देखो ये आवेशन किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे आवेशन की क्रिया होती है। आवेशन की क्रिया होने का मतलब आवेश उत्पन्न करना, वस्तु को आवेशित करना। यदि कोई वस्तु अनावेशित है, यदि कोई वस्तु उदासीन है तो उसे आवेशित किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास में विधि है। पहली विधि अपन ले रहे हैं घर्षण विधि। कौन सी विधि ले रहे हैं, घर्षण विधि, मतलब घर्षण के द्वारा हम लोग आवेशित कर सकते हैं। दूसरी अपने पास में विधि है चालन विधि। कौन सी विधि है, चालन विधि। हम लोग इसको बोल सकते हैं संपर्क विधि। क्या बोल सकते हैं इसको, संपर्क विधि। और तीसरी आप लोगों के पास में विधि है, उसको आप लोग बोलेंगे प्रेरण विधि। प्रेरण के द्वारा भी हम लोग आवेशित करते हैं। देखो अलग अलग अपन इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ घर्षण विधि की। तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, थेल्स नामक जो वैज्ञानिक आप लोगों के पीछे आए थे, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा, थेल्स नामक वैज्ञानिक आए थे 600 ईस्वी पूर्व। कब आए थे, 600 ईस्वी पूर्व। थेल्स नामक वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने एक अंबर लिया, अंबर का एक टुकड़ा लिया और एक ऊन का टुकड़ा लिया। दोनों टुकड़ों को आपस में रगड़ा, आपस में दोनों को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो दोनों पर एक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और उस प्रभाव को नाम दिया गया आवेश। क्या नाम दिया गया, आवेश। इन दोनों को आपस में रगड़ने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, घर्षण। क्या कहलाती है वो, घर्षण। और यहाँ जो इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं और इन दोनों को आपस में रगड़ने पर जो विद्युत उत्पन्न होती है उस विद्युत को क्या कहते हैं, उस विद्युत को कहा जाता है घर्षण विद्युत। क्या कहा जाता है, घर्षण विद्युत। यह आप लोगों के पास में स्थिति बनती है। अब अपन देखते हैं कि घर्षण की जो क्रिया होती है उसके लिए किस प्रकार से कौन कौन से प्रयोग किए गए, अपन यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना है घर्षण। अब घर्षण में अपने पास में एक प्रयोग किया गया था। आवेशन की परिभाषा आप लोगों ने लिख ली होगी, याद रख लेना। आवेशन एक वस्तु के अंदर आवेश उत्पन्न करने की क्रिया होती है। अनावेशित वस्तु को, उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु से या अलग अलग विधि से आवेशित करना ही क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। अपना सबसे पहला पॉइंट है घर्षण विधि, या बोल सकते हैं घर्षण के द्वारा आवेशन। क्या बोलेंगे अपन, घर्षण के द्वारा आवेशन। देखो सबसे पहले अपने यहाँ पे दो प्रयोग किए गए। एक तो लिया गया कांच का टुकड़ा, ठीक है, या कांच की छड़ बोल सकते हैं आप लोग, और एक लिया गया रेशम का कपड़ा या रेशम बोल सकते हैं केवल, ठीक है। कांच की छड़ या कांच का टुकड़ा, मैं कांच की छड़ ले लूं यहाँ पे, कांच की छड़ या रेशम का जो कपड़ा है, इन दोनों में घर्षण की क्रिया करवाई
और घर्षण की क्रिया करवाई तो देखा कि कांच की छड़ पर धनावेश उत्पन्न होता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। ये धनावेश और ऋणावेश कैसे उत्पन्न हुए? कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। देखो ज्यादा डिटेल से आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यहाँ कांच की जो छड़ होती है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है और जो रेशम का कपड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। जो कांच की छड़ है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागने से इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी उत्पन्न हो जाती है और जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी उत्पन्न हो जाती है वहां क्या उत्पन्न होता है? धनावेश उत्पन्न होता है। और दूसरा अपन यहां देखें तो इलेक्ट्रॉनों की जब रेशम में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण यहां ऋणावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण ऋणावेश। अब अपन यहां देखते हैं जो कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ पर धनावेश आ गया, रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ गया। जब अपन आगे चलेंगे तो एक प्रयोग अपने और किया हुआ था, उस प्रयोग में लेते हैं अपन एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़ प्लस बिल्ली की खाल, ठीक है, रेसे युक्त होती है बिल्ली की खाल। अब देखो इन दोनों में जब घर्षण करवाते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है और बिल्ली की खाल पर धनावेश आ जाता है। यहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यहां क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और यहां इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण ऋणावेश आ गया और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण क्या आ गया? यहाँ पे धनावेश आ गया। तो ये क्रिया करवाई जाती है। इस घर्षण की क्रिया करवाने से देखो क्या क्या हमें प्राप्त हुआ, ध्यान रखना। घर्षण की क्रिया करवाने के लिए हम लोग दो वस्तु लेते हैं। क्या लेते हैं? दो वस्तु लेते हैं। अब ये दो वस्तु आप लोगों के देखो यहाँ पे ये दो वस्तु ली जा रही है। दोनों वस्तु स्टार्टिंग में क्या होती है? उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन अवस्था में दोनों वस्तुएं परस्पर क्या होती है? उदासीन होती है। और हम लोग यहां देखते हैं कि दोनों को जब आपस में रगड़ते हैं, घर्षण की क्रिया करवाते हैं, तो एक पर धनावेश आता है और दूसरे पर ऋणावेश आता है। एक तो ये, और यहां जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा? ऋणावेश होगा। मतलब इनका परिमाण होगा वो भी क्या होता है? समान होता है। ठीक है, घर्षण की क्रिया में उत्पन्न होने वाले आवेश का परिमाण समान होता है। समान क्या होगा? परिमाण। लेकिन प्रकृति क्या होगी? विपरीत होगी। दोनों आप लोगों के पास में आवेशित प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ पे ये होगी घर्षण की क्रिया। अब घर्षण की क्रिया में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न क्यों होती है? हम लोग उस ऊर्जा को कहते हैं घर्षण ऊर्जा। दिमाग में फीड कर लेना, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं अपन? घर्षण ऊर्जा। और ये घर्षण ऊर्जा कहां से उत्पन्न हुई? ये घर्षण ऊष्मा से उत्पन्न हुई। किससे उत्पन्न हुई? ऊष्मा से। अब ये ऊष्मा कहां से आई? ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए हम लोगों ने कार्य किया, तो ये क्या हो गया आप लोगों के पास में? बाह्य कार्य जो हमारे द्वारा संपादित किया जाता है। हमारे द्वारा किया गया कार्य हमें ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है और ये ऊष्मा है यही ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है और इस ऊर्जा के कारण ही इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होता है। क्या होता है? विनिमय होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें आवेशित वस्तु प्राप्त होती है। देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है आपने किस प्रकार की वस्तु ली? उदासीन। कैसी वस्तु ली? उदासीन। उसके पश्चात आप लोगों को वस्तु कैसी प्राप्त हुई?
आवेशित प्राप्त हुई, जिनमें एक पर ऋणावेश और एक पर धनावेश। देखो एक पर धनावेश आ रहा है और एक पर ऋणावेश आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों के क्रिया से हमें आवेश प्राप्त होता है। तो यह घर्षण के द्वारा आवेशन की क्रिया अपन ने यहाँ पढ़ ली है। अब 2 नंबर है आप लोगों के चालन विधि, या बोल सकते हैं संपर्क के कारण आवेशन विधि। देखो 2 नंबर क्या है अपने, चालन के द्वारा आवेशन, या बोल सकते हैं अपन संपर्क करवाकर द्वारा आवेशन। देखो अपन सबसे पहले ही देखते हैं कि चालन का मतलब क्या होता है। चालन का मतलब होता है कि आवेश का सीधा सीधा स्थानांतरण, आवेश का अपन सीधा स्थानांतरण करते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने सुना कोरोना वायरस अभी चल रहा है, ये महामारी चल रही है। तो इस महामारी में आप लोगों ने देखा कि ये सुनने में आ रहा है आप लोगों के कि किसी व्यक्ति के यदि कोरोना हो जाता है तो वो दूसरी वस्तु को या किसी व्यक्ति को छूता है तो उसके छूने से आवेश, उसके छूने से कोरोना वायरस का संक्रमण हो रहा है। तो इसी प्रकार से आवेश का संक्रमण भी हम लोग स्पर्श करवाकर करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन लेते हैं एक आवेशित वस्तु। ये वस्तु क्या है आप लोगों के पास में पहले से आवेशित है। एक आवेशित वस्तु आप लोगों ने ले ली, आवेशित वस्तु। इस आवेशित वस्तु को आप स्टैंड के माध्यम से व्यवस्थित कर देते हैं। इस पर आपने आवेश ले लिया, जैसे मान लो प्लस आवेश आप लोगों ने इस पे ले लिया। और दूसरी हमारे पास में एक वस्तु है जो उदासीन है। कैसी है ये? उदासीन। और उदासीन है इसका मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, या तो इन दोनों को आपस में स्पर्श करो, या अपने पास में एक तरीका और है, तार के माध्यम से भी आप लोग इनको जोड़ देते हैं। तो मैं यहां इनका सीधा संपर्क करवा रहा हूं, तो अपने पास में देखो क्या स्थिति बन रही है। सीधा संपर्क करवाते हैं तो आप लोगों के ये स्थिति बनेगी, दोनों आपस में स्पर्श हो गए। प्लस आवेश जो था एक आवेशित गोले पर, वो दूसरे गोले पर भी स्थानांतरित हो गया, और दूसरे गोले पर स्थानांतरित हो गया तो आप लोगों के पास में क्या स्थिति होती है, हम लोग इसको अलग कर लेते हैं। अलग कर लेते हैं तो आप लोगों के पास में देखो क्या स्थिति बनेगी। अलग करने पर आप लोगों के ये दोनों आवेशित हमें गोले प्राप्त होंगे, या दोनों वस्तुएं आवेशित प्राप्त होगी। और हमें एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है कि एक तो आप लोगों के पास में ऑलरेडी था, दूसरा जो गोला है या दूसरी जो वस्तु है वो भी हमें आवेशित प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसा आप लोगों को ध्यान देना है। तो अपने पास में ऐसी स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों की दोनों वस्तुएं आवेशित प्राप्त होती है, और आवेशित प्राप्त होती है तो इस प्रकार की दोनों वस्तुओं पर जो आवेश होगा वो समान प्रकृति का आवेश होता है। कैसा होता है? समान प्रकृति का आवेश। और ये जो समान प्रकृति का आवेश होगा, इसमें हमें जो उदासीन वस्तु थी, उदासीन पिंड जो था, वो हमें आवेशित प्राप्त होता है। अब इसमें देखो क्या क्या स्थिति हुई। इसमें हुआ कि एक तो समान परिमाण का आवेश हमें प्राप्त होता है। कब? जब दोनों समान वस्तु के बने हुए हो, जब दोनों की ज्यामितीय आकृति समान हो, आकार समान हो, तो समान परिमाण हमें प्राप्त होता है। मतलब मान लो ऐसी कंडीशन यदि जब दोनों समान हो, तो ऐसी कंडीशन में मान लो एक पर आप लोगों के पास में आवेश क्यों है, जो आवेशित पिंड है या आवेशित वस्तु है उस पर यदि आवेश क्यों है, तो हम लोग देखते हैं कि दोनों के एक दूसरे से संपर्क करवाकर या दोनों को स्पर्श करवाकर अलग अलग करते हैं, तो ये जो आवेश है ये दोनों पर आधा आधा हो जाता है, Q/2 और Q/2। तो ये दोनों स्थितियां आप लोगों के देखने को मिलती है। अब दोनों पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो आवेश वही होगा जो आप लोगों ने आवेशित वस्तु पर लिया। देखो कैसे, यदि आप ये पॉजिटिव लेते हैं, यदि ये गोला आप लोग पॉजिटिव चार्ज का लेते हैं तो इस पर भी पॉजिटिव आएगा, और यदि ये नेगेटिव चार्ज का लेते हैं तो इस पर भी क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब जो आप लोग जिस प्रकृति का आवेशित पिंड लेते हैं
दूसरा जो उदासीन पिंड है या अनावेशित पिंड है वो भी उसी प्रकृति का आवेश प्राप्त करता है। तो इस प्रकार की जो विधि होती है, इस प्रकार की जो क्रिया होती है, उसे हम लोग चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं, संपर्क के द्वारा आवेशन कहते हैं। और इस क्रिया में हम लोग ये देखते हैं कि जो प्राप्त होने वाला आवेश है वो समान प्रकृति का प्राप्त होता है। अब तीसरा आप लोग के पास में है प्रेरण के द्वारा आवेशन। मोस्ट है ये, प्रेरण के द्वारा आवेशन, ये सबसे ज्यादा मोस्ट है। प्रेरण के द्वारा आवेशन का मतलब होता है बिना स्पर्श करवाकर आवेशित करना। यदि हमें कोई वस्तु दे रखी है, एक वस्तु आप लोगों के आवेशित है, एक वस्तु आप लोगों के मान लो धनावेशित है, दूसरी वस्तु हम लोग ले रहे हैं वो उदासीन है। देखो ये वस्तु है, ये क्या है, उदासीन है। ये हो गई आप लोगों के मान लो पॉजिटिव चार्ज की आवेशित हो गई, और ये हो गई उदासीन, ये उदासीन है और ये आप लोगों के धन आवेशित है। कैसे है ये, धन आवेशित वस्तु। ये जो धन आवेशित वस्तु है, इस धन आवेशित वस्तु से जो उदासीन वस्तु है जिसको बोल सकते हैं आप लोग अनावेशित वस्तु। ठीक है, कैसी वस्तु है ये, अनावेशित वस्तु या उदासीन वस्तु। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे नहीं, जब दोनों को आपस में स्पर्श करवाएंगे नहीं, दोनों जब संपर्क में आएंगे नहीं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस पर यदि धनावेश है तो उदासीन वस्तु पर जो इससे विपरीत प्रकृति का आवेश है वो तो इसके द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, इसलिए यह इसके पास वाली सतह पर आकर चिपक जाता है। और जो दूसरा आप लोगों के पास में आवेश होता है, जो इसका समान प्रकृति का आवेश होता है, वो विपरीत सतह पर जाकर चिपक जाता है। ये कंडीशन आप लोगों के बनती है किसके द्वारा, बिना स्पर्श करवाए। बिना स्पर्श करवाए आवेशित वस्तु के आवेश के प्रभाव से उदासीन वस्तु पर इससे विपरीत प्रकृति का जो आवेश पाया जाता है वो उसके पास वाली सतह पर आकर चिपक जाता है, और इसका जो समान प्रकृति का आवेश है इस गोले पर या इस वस्तु पर वो इससे विपरीत सतह पर जाकर चिपक जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके विपरीत सतह का जो आवेश है उस आवेश को पृथ्वी में भेजने के लिए विपरीत सतह को भू संपर्कित करते हैं। क्या करेंगे, भू संपर्कित करेंगे। और भू संपर्कित करने में आप लोगों ने शायद देखा होगा, देखो यहाँ आप लोगों के एक मैं सॉकेट बना रहा हूँ, भू संपर्कित करने पर आप लोगों के ये सॉकेट बनता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ये 5 पिन का भी होता है, 3 पिन का भी होता है। यहाँ पे ये जो होता है वो यही तो होता है, पृथ्वी से संपर्कित होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो धनावेश होता है, ये वाला जो धनावेश होता है, ये धनावेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। क्यों जाता है पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी के विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के विभव का मान शून्य होता है और आवेश जो होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है तो यह धनावेश संपूर्ण पृथ्वी में चला जाएगा और आप लोगों के पास में जो गोला प्राप्त होगा, जो आप लोगों के पास में वस्तु प्राप्त होगी, वो वस्तु कैसे प्राप्त होगी, विपरीत प्रकृति के आवेश की प्राप्ति होगी। हमारे पास में यहाँ ऋणावेश उत्पन्न होगा। अब इससे क्या हुआ देखना, हमारे पास में यहाँ जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होता है। एक तो ये समान परिमाण का होगा। यदि आवेशित वस्तु धनावेश से आवेशित है या उस पर धनावेश है तो हमें ऋणावेश उस उदासीन पिंड पर या उदासीन वस्तु पर ऋणावेश प्राप्त होता है। यदि पिंड पर जो आप लोग आवेशित पिंड ले रहे हैं, आवेशित वस्तु ले रहे हैं, उस पर यदि ऋणावेश है तो उदासीन वस्तु पर हमें धनावेश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में जो आवेश प्राप्त होगा वो क्या होगा, विपरीत प्रकृति का प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, विपरीत प्रकृति का प्राप्त होगा। ठीक है, यदि धनावेश का था तो ऋणावेश प्राप्त होगा और यदि ये ऋणावेश है तो वो आप लोगों के धनावेश प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में तीसरा प्रेरण के द्वारा आवेशन भी आप लोगों के समाप्त हो गया। प्रेरण का मतलब क्या होता है, बिना स्पर्श करवाए एक दूसरे से
कुछ दूरी पर, ऐसे नहीं बहुत अधिक दूरी पर हो, कुछ दूरी पर यदि आप लोग रखते हैं तो ये आप लोगों की स्थिति बनती है। अब देखो आप लोग के पास में एक छोटा सा पॉइंट और बनता है इसका, उस पॉइंट को और देख लेते हैं। अपने पास में जो भी वस्तु होती है उस वस्तु का कोई ना कोई संबंध द्रव्यमान से देखा जाता है, उस वस्तु की आवेश का संबंध द्रव्यमान से देखा जाता है। किस प्रकार से, देखो हम लोग ये देख सकते हैं कि आवेश का मान तो शून्य हो सकता है, लेकिन यदि कोई वस्तु इस प्रकृति में है, यदि कोई वस्तु स्थितियों में है तो उसका मान कभी भी शून्य नहीं होगा। तो हम लोग देख सकते हैं आवेश का मान शून्य हो सकता है लेकिन द्रव्यमान का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन के लिए देखो हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु का आवेश क्यों हो और उस वस्तु का द्रव्यमान m होने पर Q अपॉन m को क्या कहा जाता है, विशिष्ट आवेश। क्या कहा जाता है, विशिष्ट आवेश। ये जो आप लोगों की स्थिति बनती है ये क्या है, विशिष्ट आवेश को प्रदर्शित करती है। देखो अपने पास में ये हो गया विशिष्ट आवेश। अब इसका यदि अपन मात्रक निकालते हैं तो कूलाम पर केजी हो गया। ठीक है, एक स्थिति बन गई। अब ये देखते हैं कि हमारे पास में जो आवेश होता है ये आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। आगे अपने पॉइंट आएगा उस पर अपन पढ़ेंगे, वेग पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता। ठीक है, लेकिन जब विशिष्ट आवेश की बात करें तो ये वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, बहुत अधिक वेग हो जाने पर, अत्यधिक वेग की बात करें, अत्यधिक वेग पर विशिष्ट आवेश का मान, विशिष्ट आवेश का मान घट जाता है। ठीक है, तो विशिष्ट आवेश जो है ये वेग पर निर्भर करता है। तो ये स्थिति बनती है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, वस्तु जो होती है, वस्तु का एक गुण होता है आवेश और एक गुण होता है उसका द्रव्यमान। आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट आवेश। इसका मात्रक होता है कूलाम पर केजी। जो आवेश होता है वो अकेला आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, मतलब आवेश यदि कोई स्थिर रहेगा तो भी उसका मान वो का वो रहता है, यदि वो गति करता है तो भी उसका मान परिवर्तित नहीं होता। जो आगे अपने आवेश के गुणधर्म में दूसरा पॉइंट आएगा, आवेश की निश्चलता। और यदि हमारे पास में विशिष्ट आवेश की बात की जाए तो विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर करता है और अत्यधिक वेग पर, बहुत अधिक वेग पर विशिष्ट आवेश का मान घट जाता है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का वीडियो अपना इतना ही बनाएंगे वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे। जिससे कोई यदि क्वेश्चन हो या किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो, कोई आप लोगों के कोई मैटर भेजना हो तो मैं उस पर आसानी से भेज सकूँ, आप लोगों को मिल सके। और वैसे आप लोगों के व्हाट्सएप का ग्रुप तो बना रखा है। अपन यहाँ ये जो जब पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जब चलती है तो अपने जो लाइव चैट चलते हैं उसमें किसी प्रकार की फालतू की बकवास नहीं चाहिए मेरे को। कल मैं देख रहा था फालतू में टाइम पास कर रहे थे। केवल आप लोग को स्टडी पे ध्यान देना है, कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना। कमेंट्स इतना ही होना चाहिए कि आप अपना नाम छोड़ दो कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं ऑनलाइन हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, बस इतना ही काम है आप लोगों का। ये नहीं कि ये कौन है वो कौन है, फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों की क्लास है, आप लोगों के फायदे के लिए है। तो ये आप लोग फालतू टाइम पास नहीं करके इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। उस समय क्या करते हैं आप लोग, तो वीडियो तो देखते नहीं है और आपका टाइम बस उसी कमेंट्स पे चला जाता है। तो आप लोग मैक्सिमम टाइम आप लोग अपनी स्टडी को दें। आप लोगों का टाइम है, ये बोर्ड क्लास है, ये क्रिटिकल टाइम है, तो आप लोग ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है।